तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या बौद्धिक विकलांगता क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि डिसेबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो कि यहाँ नीचे आपको दिख रहे हैं, इनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था इन सबको। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर रहा हूँ। तो फिजिकल डिसेबिलिटी को इससे पहले मैंने बताया, आज मैं बात करूँगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, ब्लड डिसऑर्डर क्या होता है, इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहें। तो अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है बौद्धिक विकलांगता होती है, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले देखेंगे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अब इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक विकलांगता होती है, इसमें फंक्शन क्या होते हैं, किस फंक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, या इसमें मेजरली प्रॉब्लम क्या आती है। विच रेफर्स टू अ पर्सन एबिलिटी टू लर्न, रीजन, मेकिंग डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब जिसको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, उसमें एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता कम होगी। रीजन एंड डिसीजन, मतलब किसी के बारे में जानना और किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी। और किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, या कह लें कि वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब देखें हम लोग अडाप्टिव बिहेवियर कैसा होता है। अडाप्टिव बिहेवियर आर स्किल नेसेसरी फॉर डे टू डे लाइफ सच एज बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इंटरेक्ट विद अदर्स, टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ। तो हम लोग इनके अडाप्टिव बिहेवियर की बात करें तो इतना ज़्यादा अच्छे अडाप्टिव बिहेवियर नहीं होता है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण इनका जो अडाप्टिव बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इनके लिए एक बंदा चाहिए होता है जो इन पर थोड़ी सी निगरानी रखे, क्योंकि ये खुद से खुद के बारे में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। इनका मेन रीज़न यही होता है क्योंकि ये डिसीज़न भी नहीं ले पाते हैं और ना ही किसी रीजन को समझ पाते हैं। इनमें सीखने की एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning, reasoning, learning, problem solving, and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skill। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता क्या है, जो रीजनिंग की क्षमता होती है, लर्निंग की क्षमता होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है, ये बिल्कुल हो नहीं पाती है। ठीक है, और एडाप्टिव बिहेवियर में डेली इसकी प्रैक्टिकल स्किल की प्रैक्टिस कर करके, डेली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ये धीरे धीरे थोड़ी सुधर जाती है, मगर इतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें मेन रूप से यही रीजनिंग, लर्निंग प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की प्रॉब्लम आती है। अगर देखें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, तो इसमें हेट्रोजेनियस ग्रुप होता है, इसमें कई सारी कंडीशन लागू होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, स्पीकिंग की प्रॉब्लम आएगी, रीडिंग की प्रॉब्लम आएगी, राइटिंग की प्रॉब्लम आएगी, या मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होते हैं उनको सॉल्व करने की प्रॉब्लम आएगी। तो इससे संबंधित जो बीमारियां भी होती हैं वो डिसलेक्सिया होते हैं, डिस्पर्गैमिया, डिसग्राफिया होती है, डिसकैल्कुलिया होती है, और डिस्पैरेक्सिया होती है, डेवलपमेंटल अफेसियस होती है। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो इसके थ्रू सॉल्व की जाती हैं। अब इनको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, अगर इसकी हम लोग बात करें तो यह न्यूरॉन developmental condition typically appearing in the first 3 years of the life that significantly affect a person's ability to communicate, understand relationship and relate to other, and it is frequently associated with unusual or stereotypical ritual or behaviors। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो जन्म के बाद के जो 3 साल पहले के होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आती है। उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, किसी चीज़ को आसानी से समझा नहीं जा सकता है, या जो रिलेशन होते हैं उस टाइम के 3 साल के अंदर के उन रिलेशनशिप को भी अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के थ्रू हो जाती हैं। इसमें जो बिहेवियर होता है पूर्ण रूपेण 3 साल तक ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके बाद कुछ हद तक ये सुधरने की कोशिश इसमें होने लगती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मेंटल बिहेवियर या मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का मतलब क्या होता है, मेंटल इलनेस मीन्स सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट ग्रॉसली इम्पेयर जजमेंट, बिहेवियर कैपेसिटी और रिकॉग्नाइज रियलिटी और एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थिंकिंग अच्छी नहीं होती, मूड अच्छा नहीं होता, और अच्छा आप सोच नहीं पाते हैं, जो आप अच्छा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जजमेंटल बिहेवियर आपका सही नहीं हो पाता है। या आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसमें किसी भी
पर्सन का दिमाग आधे से ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए वो पूर्ण तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, स्पेशली जो उसके कैरेक्टर होते हैं उसके हिसाब से वो वर्क नहीं कर पाता है, तो ये इसको बोलते हैं मेंटल इलनेस। नेक्स्ट है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें अगर मेन रूप से प्रॉब्लम देखी जाए तो होता क्या है, देखो ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम के सेल्स के चारों तरफ माइलिन का एक आवरण होता है। तो माइलिन सीट का एक आवरण होता है, और इसमें होता है क्या, मान लो अगर रीढ़ की हड्डी किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई तो ये आवरण डैमेज हो जाता है, और इस आवरण डैमेज होने की वजह से स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, नर्वस सिस्टम में। और इसका मेन रीजन क्या होता है, जो मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र या जिसको बोलते हैं नर्वस सेल्स होते हैं, उसके चारों तरफ एक माइलिन सीट का आवरण होता है, जिसके डैमेज होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में प्रॉपर कम्युनिकेशन विकसित नहीं होने देती है, और जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज पार्किंसन डिजीज, मीन्स है प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम मार्क्ड बाय ट्रीमर, मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्लो एम्प्रेसाइज मूवमेंट, chiefly affecting middle age and elderly people associated with degeneration of the vessels ganglia of the brain and deficiency of the neurotransmitter dopamine। तो इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज में अगर हम लोग देखें तो ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम इसमें भी होती है। तो इसमें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में कपकपी आ रही है, और मांसपेशी की जो गति होती है उसमें कमी आती है, और जब मूवमेंट होते हैं वो इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। और ये बेसिकली प्रॉब्लम कब आती है, बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है मिडिल एज में आएगी, या तो जो एल्डरली होंगे, मीन्स जो ज़्यादा एज के लोग होंगे उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। और इसका मेन प्रॉब्लम का कारण होता है डीजनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन। तो डीजनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन एंड डेफिशिएंसी, तो जो ब्रेन में गैंग्लिया होता है उसका डीजनरेट और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण ऐसा होता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है न्यूरोट्रांसमीटर और डोपामाइन की कमी हो जाती है, और यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया मीन्स इनहेरिटेबल डिसीज usually affecting only male but transmitted by women to their male children, categorized by loss or impairment of normal clotting ability to blood so that a minor bound may result in fatal bleeding। अब इसमें होता क्या है, एक तो वंशानुगत बीमारी है, और ये किसी माँ से उसके बच्चे में मिलती है, और मेन रूप से जो बच्चा मेल बच्चा उसको मिलती है। उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड में अगर थोड़ा सा भी बॉडी में चोट लग जाए तो ब्लड अगर निकलता है तो उसमें वो फिर बंद नहीं होता या ब्लड रुकता नहीं है। तो ये ब्लड की प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि उसमें फिर ब्लड निकलना बंद नहीं होता है, या ब्लड में हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, और जिसकी वजह से अगर कोई घाव हो गया तो ब्लड कंटिन्यू निकलता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है हीमोफीलिया होती है, जिसमें ब्लड निकलना बंद नहीं होता किसी भी चोट की वजह से या किसी भी कारण की वजह से। और ये वंशानुगत बीमारी है जो एक माँ से एक बेटे को मिलती है, बेटी को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थैलेसीमिया मीन्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी एक वंशानुगत जो विकार होते हैं उनका एक समूह होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा या तो बहुत कम होती है या तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती ही नहीं है, ठीक है। ये थैलेसीमिया में होती है प्रॉब्लम। सिकल सेल डिजीज मीन्स क्या होता है, देखो अगर हम लोग सिकल सेल डिजीज की बात करते हैं तो ये हेमोलिटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एनीमिया, पेनफुल इवेंट्स एंड वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू associated tissue and organ damage। Hemolytic refer to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin। अब इसमें होता क्या है, एक तो ये हेमोलिटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये एक क्रॉनिक एनीमिया की प्रॉब्लम है। एनीमिया का मतलब जिसमें खून की कमी हो, और पेनफुल इवेंट मतलब इसमें दर्द से संबंधित घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। वेरियस कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एसोसिएटेड टिश्यू, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं क्योंकि जो उससे रिलेटेड टिश्यू होता है या आर्गन होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हेमोलिटिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हेमोलिटिक प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब है जो सेल होती है उसका सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जब डैमेज होती है तो ब्लड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खड़ी हो जाती है, और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता है। और या तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें ब्लड इतना ज़्यादा निकलता है कि हीमोग्लोबिन फिर निकलता ही चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है।
एनीमिया की समस्या होती है जिसमें खून की कमी होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इस सब का कारण होता है जो उससे रिलेटेड टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन का विनाश होता है या सेल मेम्ब्रेन फट जाती है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन बहुत निकलना स्टार्ट हो जाता है या कुछ कंडीशन में निकलता भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया ब्लड डिसऑर्डर क्या होते हैं, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, और मेंटल इलनेस या मेंटल बिहेवियर के बारे में पता चला। और हम लोगों ने देखा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती हैं। तो डिसेबिलिटी वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं, मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर देयर। सो हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड डिसेबिलिटी, या जो वो इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटी जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है, हमको पता होना चाहिए, तो हम लोग उनकी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब बताने की कोशिश की गई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और डिसेबिलिटीज़ के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।